Hello students, let's start economics class. In last class I have taught you about the importance of agriculture, problems of agriculture. Okay, for the growth of agriculture we have introduced under the 5-year plan some policies that are land reform, general reform and green revolution. Growth ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई 5-year प्लान जब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1950। तो देन हमने देखा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेटेड हो गया है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बैकवर्डनेस की तरफ जा चुका है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो क्या हुआ, हम लोगों ने एक स्टेप लिया, कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जो कि एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए डिसीजन लिए गए। जस्ट फर्स्ट लैंड रिफॉर्म पॉइंट इज़ एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी हैं, जो कि ज़मींदार होते थे। ज़मींदारी सिस्टम यहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको हटा दिया। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, वो फार्मर्स को ज़मीन देते थे, फार्मर्स ज़मीन देते थे उन्हें कुछ जो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो जो फार्मर्स वहाँ पे ज़मीन में जो भी उपजाते थे, जो भी उगता था उनकी ज़मीन में, उसका कुछ पार्ट उन्हें ज़मींदार्स को देना होता था। मीन्स वो ज़मींदार्स उन फार्मर्स को ज़मीन रेंट पे दिया करते थे, जबकि उनकी ज़मीन होती थी। बट उनकी ज़मीन तब थी जब उन्होंने अपनी ज़मीन को ज़मींदार को नहीं बेचा था। ज़मींदारों से इतना ब्याज ले लेते थे फार्मर कि लास्ट में वो ज़मींदार उन फार्मर से ज़मीन खरीद लेते थे। उसके बाद उन्हीं फार्मर्स को देते थे कि आप इस पे वर्क करो, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया जाएगा और सारा पार्ट आप हमें दोगे, फिर हम वो पार्ट ब्रिटिशर्स को देंगे। ठीक है ना। तो ये इंटरमीडियरीज थे जो बीच में, उसको हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। ये देखो यहाँ पे हमने इंटरमीडियरीज को क्रॉस कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, द आइडिया बिहाइंड द स्टेप was the ownership of land would give incentive to the actual filler to make improvement। मीन्स जो एक्चुअल ओनर था उसको, जो फार्मर था उसको उसकी ज़मीन वापस दे दी गई, उसको ओनरशिप दे दी गई। जब किसी के पास ओनरशिप आ जाती है तो वो अपनी फर्म को इंक्रीज़ करने के लिए जी जान लगा देता है। जब हमारी कोई सपोज़ हम कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, हम अपनी शॉप खोलते हैं, तो हमारी शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो तो उसके लिए हम पूरा ज़ोर लगा देंगे ना। तो लाइक दिस, फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज़ गिवन द लैंड टू द फार्मर्स। ठीक है, उनको ओनर बना दिया गया। सो सी हियर नियरली 200 लाख टेनेंट इनटू डायरेक्ट कंट्रोल विद द गवर्नमेंट। अब 200 लाख जो टेनेंट थे, जो कि जिनके पास क्या थी, लैंड था, वो डायरेक्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट के आ गए। उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ले ली, उनको ज़मीन वापस दे दी गई, उनको ओनरशिप दे दी गई। फिर क्या हुआ, जब किसी को ओनरशिप मिल गई तो ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट गेव देम द इंसेंटिव। वो उनको इंसेंटिव मिला टू इंक्रीज आउटपुट एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए जी जान लगा दी। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लैंड रिफॉर्म इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। उन्होंने इंटरमीडियरीज को क्या किया, एबॉलिश किया। अगर लैंड रिफॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे ही पॉइंट जो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपने ओन सेंटेंसेस में इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मेन पर्पस है कि आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, लैंड सीलिंग। व्हाट इज़ लैंड सीलिंग। अब जो पीछे हमने क्या देखा कि फार्मर्स को उनकी लैंड की ओनरशिप दे दी। जब उनको ओनरशिप दे दी तो उनके पास क्या हो गया, स्पेसिफिक लैंड हो गया, अपनी ज़मीन होगी जिसमें वो जो भी प्रोडक्शन करनी चाहते हैं वो उसमें प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद लैंड सीलिंग का क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों के पास, सपोज़ एक फार्मर है जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो 10 एकड़ ज़मीन उसके पास ज़्यादा है। ठीक है,
तो वो 10 एकड़ में से 2 एकड़ ज़मीन लेकर के उस फार्मर को दे दी जो कि लैंडलेस थे, जिनके पास लैंड नहीं था। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया, लैंड सीलिंग कर दी, फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पास कितना लैंड होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स्ड। ठीक है। सेकेंड है बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट, जिसके पास स्पेसिफिक लिमिट से बियॉन्ड लैंड था उससे क्या किया, बिलोंगिंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, उससे लेकर के वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड इट विल बी, गवर्नमेंट ने उससे ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने किया, इट विल बी अलॉटेड टू लैंडलेस फार्मर्स, उसको लैंडलेस फार्मर्स को दे दी। ये जो लैंड सीलिंग पॉलिसी है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली, इन द केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो यू हैव अंडरस्टूड द टू टॉपिक्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मीन्स ईच फार्मर अलॉटेड स्पेसिफिक एरिया ऑफ फार्मिंग, उसको स्पेसिफिक एरिया दे दिया फार्मिंग करने के लिए। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, consolidation of land farming. What is the meaning of consolidation? Here the consolidation means land plus करना, जिनके पास small land था उनको थोड़ा बढ़ा करके लैंड देना या इकट्ठे कर देना। जैसे सपोज़ एक फैमिली है, उसमें 10 मेंबर्स हैं और उसके पेरेंट्स के पास 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ज़मीन को उन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उस 10 पार्ट्स में डिवाइड ना करने की बजाय उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि आप ये फार्मिंग यहाँ पे करो, उसके बाद फिर अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन फार्मिंग विल बी देयर। अ स्मॉल लैंड होल्डर्स गेव लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, वो एक दूसरे को इकट्ठे करके लैंड को प्रोडक्शन करते हैं, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। नाउ सी द फोर्थ, ऑपरेटिव और जॉइंट फार्मिंग। ऑपरेटिव और जॉइंट फार्मिंग का मतलब क्या, इट मीन्स जॉइंट ग्रुप फार्मिंग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड गेव नॉन बार्गेनिंग मार्केट। अब इन्होंने क्या किया, अब सपोज़ जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स को अपनी ज़मीन के लिए सीड्स वगैरह लेने जाना होता था, तो वो जो सीड्स वो परचेस करने जाते थे, अगर सिंगल फार्मर पर परचेस करने जाता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। सपोज़ उसने 200 kg अगर उसने सीड लेनी है तो उसको वो बोलेगा कि मुझे ये जो सीड्स हैं 120 kg के हिसाब से दूंगा मैं। बट अगर सारे फार्मर्स इकट्ठे मिल जाते हैं और सपोज़ उनको 200 kg तो सिंगल को चाहिए था, तो 2000 kg अगर एक पर्सन फार्मर को चाहिए, तो फिर नेचुरल है कि जो सेलर होगा वो कम प्राइस में दे देगा। ज़्यादा चीज़ लेने जाती है तो हम बोलते ना कि जैसे सब्ज़ी वाला भी आता है तो हम बोलते हैं कि वो बोलता है 250 ग्राम इतने की, अगर 1 किलो लोगे तो आपको इतने की लग जाएगी। ठीक है ना। 250 ग्राम 10 रुपीज़ की है। इफ़ यू विल टेक 1 kg तो आई विल गिव यू इन 20 रुपीज़ और 25 और 30 रुपीज़। ठीक है ना। ऐसे तो लाइक दिस जब फार्मर्स इकट्ठे होकर के एक ही सीड लेने जानी है उन्होंने, तो वो फार्मर्स इकट्ठे हो जाते थे और फिर उससे क्या होता था कि उनको जो सीड्स थे वो सस्ते पड़ जाते थे। ऐसे ही गेव नॉन बार्गेनिंग मार्केट भी उन्होंने दी ऐसे ही। जैसे कि अब उन्होंने गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज़ का ही बिकेगा। ठीक है ना। तो 10 रुपीज़ का अगर वो बिकेगा तो वो जो अदर फार्मर है वो लेस करके नहीं बेच सकता। सब फार्मर का फिक्स प्राइस होगा, तो बायर को भी जब वो लेने जाएगा तो बार्गेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उसको एकदम एग्जैक्ट प्राइस में चीज़ मिल जाएगी। सो आर लैंड रिफॉर्म हैज़ अप टू हेयर। लैंड रिफॉर्म क्लियर हो गया आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट था एबोलिशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड इज़ लैंड सीलिंग, थर्ड इज़ consolidation of land holding, fourth is operative or joint farming. Now see here, next is general reform agriculture. General reform agriculture क्या है, expansion of agriculture facilities. Expansion of agriculture facilities का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा agriculture facilities दी जाए फार्मर्स को। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा irrigation facilities फार्मर को देंगे तो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पहले क्या होता था, पहले फार्मर सिर्फ डिपेंड होते थे
रेन के ऊपर कि रेन आएगी तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, अगर नहीं आएगी तो उस साल फसल ही नहीं अच्छी होगी, जिसकी वजह से ज़मीन के ज़मीन बंजर हो जाती थी, मतलब जो कि जिस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं उग सकता था, मतलब फर्टिलिटी लेस हो जाती थी, उसकी बंजर ज़मीन हो जाती थी, ठीक है ना। सूखा पड़ जाता था, सूखा पड़ने की वजह से बारिश नहीं होती थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी। इन 1951 17% ऑफ लैंड वाज परमानेंट ऑफ इरिगेशन, ठीक है, परमानेंट ऑफ इरिगेशन इरिगेशन हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज 17% ऑफ लैंड वाज परमानेंट हो गया और उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स। व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब हमें कुछ, पहले के टाइम क्या होता था, उन लोगों के पास अगर फार्मर्स होते थे, उन्हें कुछ अपनी ग्रोथ, कुछ अपने प्रोडक्शन की ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए होता था, तो उनके पास क्या होता था, पैसे नहीं होते थे। फिर उसके लिए वो क्या करते थे, वो ज़मींदार के पास जाते थे, उनसे ब्याज पे पैसा लेते थे, फिर वो ब्याज पे पूरा दब जाते थे, फिर उसके बाद लास्ट में उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी ज़मींदार को। तो उसके लिए अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि फार्मर्स को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ, अपने प्रोडक्शन की ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि उनके लिए एक बैंक बनाया जाए जिससे कि वो हेल्प ले सकें, ठीक है ना। जैसे कि अभी अब हम लोगों को फैसिलिटीज़ क्या दे रखी है, ईएमआई फैसिलिटी। अगर हमें कुछ लेना होता है तो हम सोचते हैं ओके ठीक है, ये ज़रूर बहुत नेसेसरी चीज़ है, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मेरे दिमाग में मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे बताएगी कि ओ मैम आप ईएमआई से ले लो। तो येस, नाउ डेज वी आर हैविंग फैसिलिटी ऑफ ईएमआई कि हम इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो दैट टाइम दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी वाज नॉट देयर। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने एक बैंक फॉर्म किया, दैट इज़ नेशनल एंड नबार्ड। नबार्ड मीन्स NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, बैंक फॉर A for agriculture and R for rural, D for development. It will be easy for you to learn जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया गया। हैज़ बीन सेटअप इन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में ये सेटअप किया गया फार्मर्स के लिए। इट इज़ ओनली फॉर द फार्मर्स नीड्स। इट इज़ अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अपेक्स डेवलपमेंट मतलब हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया फार्मर्स के लिए, दैट इज़ नबार्ड, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसको कौन ओन करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीवा रामन कमेटी। अब किसने इसको इस्टेब्लिश किया, नाबार्ड को, सीवा रामन कमेटी ने, ठीक है, हु हैज़ इंट्रोड्यूस दिस, सीवा रामन कमेटी। नाउ थर्ड इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग फैसिलिटी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेगुलेटेड एंड कंट्रोल मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट मीन्स कोऑपरेशन के साथ मार्केट में जो फार्मर्स होते थे वो जाते थे, जो कि फुली क्या होते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल में होते थे। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो उसकी डिमांड और सप्लाई फुली कंट्रोल्ड होती थी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट बेस। और जो फार्मर्स होते हैं वो कोऑपरेटिवली साथ देते थे गवर्नमेंट का, ठीक है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आर इस्टेब्लिश टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के बारे में भी हमने पहले उस लैंड रिफॉर्म में पढ़ लिया था कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई, किसके लिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स की, फार्मर की बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या था, बार्गेनिंग पावर वही हो गई कि वो इकट्ठा होकर के अपनी प्रोडक्ट ले लेते थे ताकि एक सिंगल फार्मर के ऊपर भार ना पड़े। सो आर जनरल रिफॉर्म एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अप टू हेयर. What you have to do, you have to learn it thoroughly. These are very important topics. So our two topics has completed over, land reform and general reform, and in the next class we'll discuss about green revolution. Thank you. Have a nice day.